Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Pharma Decoded। तो जैसा आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एनालिसिस का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बी फार्म फर्स्ट सेम का काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में, तो आपका ये सब्जेक्ट हो जाने वाला है फेवरेट। तो आज की वीडियो में हम इसका कवर करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसका जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 का पार्ट 1। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिक्स बेसिकली देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो फार्मेसी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग जो होगी वो कैसे मैन्युफैक्चर होगी, कैसे डिस्पेंस होगी और कैसे हम उसे पैक करेंगे, मतलब उसका पूरा बनने से लेकर डिस्पेंस होने तक का प्रोसेस जो होता है वो हम पढ़ते हैं अपने फार्मास्यूटिक्स में। इधर लिखा भी हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी डेट्स डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू अ ड्रग इनटू अ सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म। ओके, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस या आप कह लो ड्रग, कोई भी केमिकल सब्सटेंस उठाओ उसे डोजेस फॉर्म में, मतलब सेफ और इफेक्टिव डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। जो कि अब ये डोजेस फॉर्म बनेंगी, ये आगे फर्दर पेशेंट के थ्रू यूज़ की जाएंगी। अब आप इसकी लैब में देखोगे तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनवाई जाती होंगी। लाइक कभी पाउडर बनवा रहे होंगे आपसे, फिर बोल रहे होंगे इसे पैक करके दो, इसका लेबल रेडी करके दो। कभी बोलेंगे आपको कि सिरप बना के दो, एलिक्सर बना के दो, सस्पेंशन बना के दो। तो यही सब चीज़ें आती हैं हमारी फार्मास्यूटिक्स में। मतलब आपको कोई भी एक केमिकल कंपाउंड दे देंगे जिससे बोलेंगे ये एक्टिव कंपाउंड है, ये ड्रग है, और फिर बोलेंगे कि इससे आपको डोजेस फॉर्म बनानी है और उस डोजेस फॉर्म का आपको नाम बता दिया जाएगा कि आपको एलिक्सर बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, इमल्शन बनाना है, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद देखो लिखा है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट करेंगे हम उसे, मैन्युफैक्चर करेंगे, देन उसकी स्टेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस को मेंटेन करेंगे। किसकी? हम ये किसकी करेंगे? जो हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाएंगे, जो हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी। उसके बाद देखो अब इतना समझ आ रहा है। उसके बाद अब देखो जब हमारे कोई भी एक ड्रग मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होती है, कोई भी नए मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होती है, तो फार्मास्यूटिक्स उसमें काम क्या करते हैं? तो फार्मास्यूटिक्स उसमें ये काम करता है कि हमें मॉलिक्यूल मिल गया, अब सीधा ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे जाओ वो सीधा केमिकल ही खा लो, आपको दिक्कत हो रही है, नहीं। आपको उसकी प्रॉपर डोजेस फॉर्म नहीं मिलेगी जब तक उसके टैबलेट, सिरप या फिर किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं खा सकते हो, मतलब एक्टिव केमिकल आप नहीं खा सकते हो। ओके, तो इसीलिए फार्मास्यूटिक्स उसकी क्या करता है, उसे टर्न कर देता है किसी भी डोजेस फॉर्म में, जैसे टैबलेट हो गया, सिरप, इंजेक्शन वगैरह, जो कि पेशेंट को देने के लिए सेफ़ होती हैं। अब देखो आप जाओगे डायरेक्ट केमिकल को कंज्यूम कर लोगे आप, जो भी न्यू डिस्कवरी हुई कि हाँ ये न्यू डिस्कवरी हुई है, ये ड्रग इस काम में आती है, हमको पता है, हमको प्रॉब्लम भी है, हम कर लेते हैं कंज्यूम। पर नहीं ना, आप ऐसे करोगे, आपको ना तो उसका अमाउंट पता है, ना आपको ये पता है वो कितना इफेक्टिव होगा, ना आपको ये पता है उसकी पोटेंसी कितनी होगी, तो दैट कैन हार्म। देन अभी हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब कैसे कैसे आए ये फार्मेसी प्रोफेशन, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फार्मेसी बेसिकली देखो, ये तो आप रट लो, फार्मेसी इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, हम प्रिपेयर करते हैं उसमें और डिस्पेंस करते हैं अपनी मेडिसिन को। उसके बाद ये हेल्थ साइंस को कनेक्ट करती है केमिकल साइंस के साथ। ऑब्वियसली देखो आपने केमिकल को ही फाइंड आउट किया, उसके बाद हेल्थ साइंस को मेंटेन करने के लिए, किसी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स की, हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिक्स की हेल्प लेते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू द डोजेस फॉर्म, टू फॉर्मुलेट, टू मैन्युफैक्चर। ओके, और फिर हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उस जो ड्रग है, जो हमने ड्रग बनाई, उसका सेफ और इफिकेशियस यूज़ होना चाहिए। ओके, सबसे पहला तो ये हो गया। देन उसके बाद हम मेन हिस्ट्री की बात कर लें, तो सबसे पहले ये ना डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है।
तो हम वही देखते हैं। सबसे पहले आता है एंशियंट पीरियड। तो जो हमारी द रूट ऑफ फार्मेसी इन इंडिया डेट बैक टू आयुर्वेद। देखो भाई, एंशियंट पीरियड में क्या था कि आयुर्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ओके, मतलब हमारे यहाँ देखो आप, हमारे इंडिया में ये जो फार्मेसी वगैरह है ये काफ़ी मतलब पुरानी चीज़ें हैं। हमारे इंडिया में पहले से आयुर्वेदा हुआ करता था, ओके, जो कि हमारे वेदों से अराइज हुआ। उसके बाद चरक संहिता गिवन बाय चरक। ओके, देन सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने सर्जरी की थी, दैट इज गिवन बाय सुश्रुत। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एंशियंट टाइम से ही है हमारे इंडिया में। तो जो एंशियंट प्रैक्टिशनर्स जो थे ना, मतलब बेसिकली आप कह लो, जो एंशियंट टाइम पे जो फार्मासिस्ट वगैरह ये सब हुआ करते थे, जो हेल्थ केयर वगैरह देखते थे, तो उन्हें हम बोलते थे वैद्य। आपने सुना होगा वैद्य। वो क्या करते थे, वो अपने जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब नेचुरल सोर्सेज से अपनी मेडिसिन को बनाते थे। और उनका फिर क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे उनका। पहले बनाते थे, देन उन्हें आइडेंटिफाई करते थे, और देन उन्हें स्टोर करते थे। लाइक आपने अभी भी देखा होगा ना, कहीं कहीं क्या करते हैं, और लोग जाते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो मेनली ना नेचुरल सोर्सेज जो बनी होती हैं। जो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर को प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो नेचुरल सोर्सेज से बनी होती है, तो वो जाते हैं, तो वो वाली मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। क्यों? देखो, सबसे पहले तो वो जो है हमारे नेचुरल उससे बनी हुई हैं, ओरिजिन से आई हुई हैं, तो इनका ना साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। ओके, तो इसीलिए अब एंशियंट पीरियड में तो भाई इतना ज़्यादा डेवलप्ड तो था नहीं कि केमिकल्स की डिस्कवरी हो रही है या और कुछ हो रहा है। उधर हमारे पास सिंपल एक ही सोर्स हुआ करते थे, दैट इज़ नेचुरल सोर्स। तो उसी से हम अपनी मेडिसिन लेते थे, उन्हें बनाते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, आइसोलेट करते थे, ओके, देन उन्हें स्टोर करके भी रखते थे। देन हम नेक्स्ट एरा देखें तो वो आ जाएगी ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिश आ चुके थे हमारे इंडिया में। तो ब्रिटिश ने क्या किया, वेस्टर्न एलोपैथिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक क्या चल रहा था, सब कुछ नेचुरल चल रहा था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपना पहले तो वेस्टर्न कल्चर दे दिया, देन वेस्टर्न मेडिसिन भी दे दी, जिन्हें हम बोलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। ओके, तो जो पहले जो फार्मेसी हुआ करती थी, वो कंपाउंडर्स या फिर डिस्पेंसर्स जो होते थे वो उन्हें देखते थे। और कोई भी उनके पास मतलब ऐसा नहीं होता था कि हाँ उनकी एजुकेशन इतनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए। कोई भी बिना फॉर्मल एजुकेशन वगैरह के वो उन्हें देखते थे। देन उधर ना कोई भी फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था, और ना कोई भी लॉ था। जैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा लॉ आ चुके हैं, लाइक फार्मेसी एक्ट एंड ऑल। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश एरा था, तब कोई भी ना ही लॉ था, ना ही फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम था। ओके, देन उसके बाद हम थर्ड देखें कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, ब्रिटिशर्स चले गए, तब ये डिफरेंट ईयर वाइज आ जाता है। जैसे 1940 में क्या हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो पास हुआ था, जिसने हमारी ड्रग की जो क्वालिटी है उसे देखना चालू कर दिया। मतलब उसके अंडर में ये था कि हमें ड्रग की और कॉस्मेटिक्स जो होती हैं इनकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, और वेरियस लॉ शेड्यूल्स और एक्ट्स वगैरह आए थे। जैसे 1948 में फार्मेसी एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था। ये क्यों इनेक्ट हुआ था कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है और एजुकेशन है ना फार्मासिस्ट की, उसे मतलब रेगुलेट करने के लिए इनेक्ट हुआ था। लाइक देखो, पहले क्या हो रहा था, ना ही कोई प्रॉपर ये था कि हमें इतनी ही उसके लिए ये चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। बेसिकली कंपाउंडर्स और वो जो हुआ करते थे फार्मासिस्ट, वो मैनेज करते थे डिस्पेंसर्स। लेकिन हमारा कोई भी एजुकेशन का रोल नहीं था। तो यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए आया फार्मेसी एक्ट। देन 1949 में जो पीसीआई थी वो इस्टेब्लिश हुई। ओके, उसके बाद इन 1950 या उसके बाद भी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जो थे फार्मेसी के वो स्टार्ट हुए। मतलब आपको पता ही है, डी फार्म 2 साल का होता है, बी फार्म 4 ईयर कोर्स होता है, उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स भी लाए गए। आफ्टर दिस
डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो भी देख लेते हैं। लाइक प्री इंडिपेंडेंस क्या हुआ करता था, जो इम्पोर्टेड ड्रग हुआ करती थी ना, वही इंडियन मार्केट में रहा करती थी, वही वजह डोमिनेट हुआ करती थी। मतलब अब देख ही लो ना यार, लोग फॉरेन जाने के लिए भी कितना ही एक्साइटेड रहते हैं हमारे इंडिया में। उन्हें हर चीज़ इम्पोर्टेड चाहिए, हर चीज़ बाहर की चाहिए, उस चीज़ की ही वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पे भी। उसके बाद 1901 में जो बंगाल में केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स थे वो स्टार्ट हुए, और वो जो बंगाल में थी वो थी इंडिया की फर्स्ट फार्मा कंपनी। ओके, देन 1947 में कुछ स्मॉल इंडियन कंपनीज जो थी वो स्टार्ट हुई। मतलब अब देखो, सबसे पहले बंगाल में आई, उसके बाद उससे इन्फ्लुएंस हो के कुछ छोटी छोटी कंपनीज आई अबाउट 46 ईयर्स लेटर। ओके, लाइक बंगाल वाली जो कंपनी थी वो आई 1901 में, उसके बाद 1947 तक लग गया काफ़ी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को फील्ड में आने के लिए। बाद 1954 से 1970 तक बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थी वो आने लगी हमारे फील्ड में, बहुत सारी स्टार्ट हो गई फिर तो। ओके, उसके बाद 1970 में जो था इंडियन पेटेंट एक्ट आया, जो कि हमारा इंगेज रहता था जेनरिक मेडिसिन की जो होती है डिस्कवरी में। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, तो जेनरिक मेडिसिन वो होती है जो सेम एक्टिव कंपाउंड, सेम इंग्रेडिएंट, सेम स्ट्रेंथ होती है जिसकी, और सेम रूट ऑफ जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है ब्रांड जो होता है ब्रांड नेम की तरह, मतलब जो ब्रांड मेडिसिन होती है, ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसकी तरह, पर उन्हें ना हम लोएस्ट प्राइस पर सेल करते हैं। ओके, अब क्यों करते हैं लोएस्ट प्राइस पे सेल, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्कवरी की कॉस्ट नहीं आती है और क्लिनिकल ट्रायल की कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि ये पहले ही ब्रांडेड कंपनी हमारी कर चुकी होती हैं फॉर ब्रांडेड मेडिसिन्स। ओके, और सिर्फ इसमें क्या कॉस्ट आती है, फिर देखो ना क्या ही कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, बस ये दो ही कॉस्ट आती हैं। उसके बाद कंपटीशन जो होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चर, पहले देखो ब्रांडेड मेडिसिन के लिए ना बहुत कंपटीशन होता है कि कौन रिसर्च करेगा, कौन बनाएगा, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन तक आते आते कंपटीशन भी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो जो फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया है, तो इंडिया में ना फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। तो पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। बाकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो अब हमारा जीपेट एग्ज़ाम भी कराता है, वो आया 1945 में। वो क्या कर रहा है, जब से ही टेक्निकल और फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करता है। ओके, लाइक पीसीआई क्या करता है, हमारे जो फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन है उसे रेगुलेट करता है, और AICTE क्या करता है, जो हमारे टेक्निकल और फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उन्हें अप्रूव करता है। देन उसके बाद है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जो कि 1945 में बना, और ये इंडिया में ड्रग्स की क्वालिटी और अप्रूवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, जो कि 1948 में सेटअप हुआ, जो इंडियन फार्माकोपिया जो होती हैं उसे पब्लिश करता है और ड्रग के स्टैंडर्ड्स को भी डिसाइड करता है। ओके, देन फार्मेसी एज करियर। तो भाई आपने फार्मेसी ली है तो क्या क्या करियर हो सकते हैं, तो ये करियर गाइडेंस के लिए भी सुन लो। फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह ना काफ़ी ज़्यादा वाइड करियर है, अगर आपके पास स्किल्स हो तो। ओके, सबसे पहला तो देखो एजुकेशन सेक्टर ही है, आप कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हो। ओके, देन उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री में जाओ वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाइक इन प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D और पैकेजिंग में। ओके, देन उसके बाद रेगुलेटरी सेक्टर, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, भाई ड्रीम जॉब होती है फार्मेसी वालों की।
रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर या फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल बन सकते हो। देन आता है हमारा हेल्थ सेक्टर में भी आप जा सकते हो, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मासिस्ट जैसे रोल अवेलेबल होते हैं। उसके बाद लास्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। अपनी फार्मेसी शॉप खोल सकते हो, दूसरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह बना सकते हो, है ना, या फिर कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज। तो अगर हम देखें फार्माकोपिया, तो सबसे पहले फार्माकोपिया होता क्या है। तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं। ओके, जैसे प्योरिटी कितनी है किसी भी मेडिसिन की, या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से लगते हैं, ऐसे मेथड्स क्या क्या हैं उसके, और ड्रग की प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ उसमें दिया होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि इंश्योर करे कि मेडिसिन सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो और बहुत ही गुड क्वालिटी की हो, जिससे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर फार्माकोपियाज़ की। तो मेजर फार्माकोपियाज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ हैं जो कि लिस्टेड हैं, जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी और ईपी। ओके, आईपी इज़ इंडियन फार्माकोपिया, हमारे इंडिया की भी फार्माकोपिया है। इंडिया की ऑफिशियल बुक है जो फर्स्ट टाइम 1955 में पब्लिश हुई और आईपीसी के थ्रू इशू होती है। ओके, आईपीसी इज इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल। देन बीपी, बीपी इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि यूके की ऑफिशियल फार्माकोपिया है, जो 1864 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। उसके बाद यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसए की फार्माकोपिया है जो 1820 में पब्लिश हुई और यूएस फार्माकोपियल कन्वेक्शन के थ्रू इशू होती है, यूएसपीसी के थ्रू इशू की जाती है और 1820 में आई थी। उसके बाद यूरोपियन फार्माकोपिया, तो यूरोप की फार्माकोपिया ये यूरोप की ऑफिशियल बुक है। ये फर्स्ट जो हुई थी, पब्लिश हुई थी 1964 में और काउंसिल ऑफ यूरोप के थ्रू इशू की जाती है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मेजर फार्माकोपियाज के बारे में। तो सबसे पहला है इंडियन फार्माकोपिया। अगर हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया की, मतलब आईपी की, तो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो इंडिया की ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जिसमें इंडिया में मैन्युफैक्चर और सेल होने वाली मेडिसिन के स्टैंडर्ड दिए होते हैं। ठीक है, लाइक इंडिया में कौन सी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है, कौन सी सेल हो रही है, वो सब चीज़ फॉलो करेंगे हमारी आईपी को। ओके, इससे रेगुलर अपडेट किया जाता है, लाइक इसके ना नए नए एडिशंस आते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो आईपी का 2022 में आया था। इसे पब्लिश करता है हमारा इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, आईपीसी, जो गाजियाबाद में लोकेटेड है। आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं लाइक आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना होगा गाजियाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया में बहुत सारी तरह की ना मोनोग्राफ्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे केमिकल ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन और सर्जिकल मटेरियल्स। ओके, उसके बाद सर्जिकल मटेरियल्स वगैरह ये सब दिए होते हैं। ये इंश्योर करता है, अब ये क्यों दिए होते हैं, मतलब आप खुद ही सोचो ना, इतनी सारी चीज़ें क्यों दी होंगी। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी वो होती है ना, लाइक इंडिया में यूज़ होने वाली जितनी भी मेडिसिन होती है ना, वो सेफ़ हों, इफ़ेक्टिव हों, अच्छी क्वालिटी की हों। यही सब हमारा इंश्योर करते हैं ये सारे मोनोग्राफ्स, है ना। अब एक बार देख लेते हैं मोनोग्राफ क्या होता है। तो मोनोग्राफ ज़्यादा कुछ नहीं होता, डिटेल्ड रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें ना हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है हर एक सिंगल ड्रग के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे क्या, अभी हमने देखा जो हमारे केमिकल ड्रग्स होते हैं, हर्बल ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में पूरी जो हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की भी होती है, वैक्सीन्स और सर्जिकल मटेरियल्स की भी होती है। ओके,
तो ये जैसे क्या-क्या हो सकती है भाई, ये डिटेल भी देख लेते हैं हम मोनोग्राफ में क्या-क्या आ सकता है। सबसे पहले तो देखो नेम जो होता है वो भी मोनोग्राफ में आता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, ऐसे मतलब कैसे हमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है वो भी, देन स्टोरेज कंडीशंस और पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सब जो होती है हमारी मोनोग्राफ में आ जाती है। इन शॉर्ट ड्रग के बारे में जितनी भी डिटेल होती है फार्माकोपियाज में, उसे हम कंसीडर करते हैं इन अ मोनोग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया मतलब बीपी जो है वो यूके की जो है ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ये ब्रिटिश फार्माकोपियल कमीशन के थ्रू जो होती है हर साल पब्लिश की जाती है। बीपी को कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी रेफर करती हैं एक स्टैंडर्ड की मतलब स्टैंडर्ड मान के। ओके, उसके बाद इसमें जर्नल नोटिसेस, ड्रग्स के मोनोग्राफ्स जो कि हमारी आईपी पे भी है, और एनालिटिकल मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ओके, मतलब इसमें क्या क्या होता है, देखो मोनोग्राफ्स तो सेम ही है, हमारा एनालिटिकल मेथड्स ये हमारे मोनोग्राफ में ही आ जाते हैं, आपने देखा था। और उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आती है, जो हमारे जर्नल नोटिसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, जिससे हम ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो जो यूएसपी है वो जो है हमारी यूएसए की स्टैंडर्ड बुक है। ये यूएस फार्माकोपियल कन्वेक्शन यानी कि यूएसपीसी जो होती है पब्लिश कराती है। बाद में यूएसपी ने नेशनल फॉर्मूलरी के साथ मर्ज करके यूएसपी एनएफ फॉर्म बनाया। ओके, मतलब नेशनल फॉर्मूलरी के साथ इसने क्या किया, कोलैबोरेशन कर लिया और यूएसएनएफ बनाया, जिसे आज वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। ओके, यूएसपी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मतलब देखो हमारे इंडिया के जो है आईपी वो हम इंडियन कंट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करनी हो तो वो यूएसपी का होता है। ओके, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है जैसे दुनिया के कई कंट्रीज फॉलो करते हैं, स्पेशली जब बात आती है ड्रग क्वालिटी और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की। देखो भाई, ड्रग क्वालिटी और टेस्टिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करना, उसे टेस्ट करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम नहीं करेंगे ना, आपने मतलब अभी भी ट्रेजेडी सुनी होगी, वो कप सिरप वाली जो ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे क्या गलत हुआ था। तो वहाँ पे ये टेस्टिंग ही तो नहीं हो रही थी प्रॉपरली, क्वालिटी टेस्टिंग ही तो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतने सारे बच्चों की जो हुई डेथ हो गई। ओके, हम देख लेते हैं अपनी कुछ और फार्माकोपियाज। ठीक है, तो अब उन्हें बोलते हैं हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब इन्हें ना एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज को हम सेकेंडरी रेफरेंस मान लेते हैं, या फिर हम कह लें नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया भी कह सकते हैं। ओके, अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैसे, मतलब प्राइमरी तो हमें वही चाहिए मेजर वाली, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी, लेकिन जो हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये ऑफिशियल फार्माकोपियाज के पार्ट नहीं होते सबसे पहले, लेकिन रिसर्च, फॉर्मुलेशन और ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मार्टिन डेले जो कि एक एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज है, इसमें जो इसमें ड्रग्स फॉर्मुलेशन और सिनोनिम्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लाइक ड्रग्स की जितनी भी हमारे डिटेल होगी वो इसमें दी होगी, फॉर्मुलेशन कैसे हुई है वो लिखी होगी, देन उसके सिनोनिम्स क्या हैं वो भी लिखे होंगे। उसके बाद नेशनल फॉर्मुलरी, तो नेशनल फॉर्मुलरी के साथ अभी हमने पढ़ा था यूएसपी ने कोलैबोरेशन किया था, तो पहले देख लेते हैं हम क्या होता है इसमें। तो इसमें वो फॉर्मुलेशन होते हैं जो ऑफिशियल फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं होते, मतलब अगर कोई चीज़ ऑफिशियल फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं हुई तो वो नेशनल फॉर्मुलरी में आ जाती है। तो यूएसपी ने आपने देखा कोलैबोरेशन क्यों किया, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी एनएफ है, नेशनल फॉर्मुलरी है, उसमें नॉन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी है। इसीलिए यूएसपी ने देखा भाई अगर हम लोग कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो हम लोग बेस्ट बन जाएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। उसके बाद आता है मर्क इंडेक्स। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें केमिकल्स,
और ड्रग्स और भी ना बायोलॉजिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। फार्माकोपिया पढ़ लिया, अब इसके इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी जो होती है ड्रग की, उसे मेंटेन करता है। देन हमारी जो पब्लिक की हेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक इतने स्टैंडर्ड्स दे देता है वो, जिससे हमारी ड्रग सेफ बने, एफिकेशियस बने, तो पब्लिक की हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाती है। उसके बाद लीगल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए, वो भी प्रोवाइड कराता है। लाइक लीगली होते हैं सब काम। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है फार्मास्यूटिकल्स, लाइक आपने मैन्युफैक्चर कर ली अपने यहाँ पे ड्रग, और उसका अगर आपको इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ट्रेड करना है, तो उसके लिए भी हमारी जो फार्माकोपियाज हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूव होती हैं। तो इसके बाद हम ये जो फार्माकोपियाज का है, अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो इसका हम और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। बाकी तो यही था आज, ये था आज का पूरा वीडियो। हमारे यहाँ पर यूनिट 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया फार्मास्यूटिक्स का। तो आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। बाकी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। ठीक है, और बाकी तो यही था आज का लेक्चर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।